जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग होली बहुत अच्छे ढंग से मना रहे होंगे और होली के पावन अवसर पे सौहार्दता का भी विशेष ख्याल रख रहे होंगे। जिस चीज के लिए हमारा देश लोकप्रिय है उस बात का ख्याल जरूर रख रहे होंगे, है ना। आइए अब हम लोग, जैसा कि हम लोग प्रारंभ में हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल का अध्ययन किया। वैदिक काल को हमने दो भागों में बांटा था, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत हम लोगों ने प्रारंभिक आर्यों के आगमन के विषय में पढ़ा, जो प्रारंभ में आए, है ना, दिवोदास भरतकुली वंश, है ना। इन लोगों ने, ये लोग जब वापस से इंडिया में आते हैं, ये वहां से फिर हम लोगों ने इनके बारे में, हालांकि 4 वेदों के बारे में पढ़ा, उपनिषदों के बारे में पढ़ा, पुराणों के बारे में पढ़ा, पुराणों की संख्या कितनी है, इनका जो समाज कैसा था उसका संक्षिप्त अध्ययन किया। और इसी क्रम में हम लोगों ने ये देखा कि लोहे के औजार के बारे में हम लोगों ने शायद डिस्कस किया था कि 1000 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के एटा जिला के अंतरजी खेड़ा नामक स्थान पर 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हो गई। लोहे के खोद के बाद की जो परिस्थितियां हैं वो बदल जाती हैं, उसके बाद स्थितियां कुछ और हो जाती हैं। उन स्थितियों का जो प्रभाव पड़ता है आगे के अध्याय में हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। फिलहाल हम लोग जितना अब तक पठन पाठन किए हैं, अध्ययन हम लोगों ने जितना किया है, उससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनका अध्ययन हम लोग आज करेंगे, है ना। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए विभिन्न परीक्षाओं में, आईएएस सहित, यूपीएससी सहित जो भी पीएससी, जो स्टेट लेवल की सर्विसेज हैं, उनमें भी आए हुए जितने भी सवाल हैं उनका हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग सवाल पे चलते हैं, ठीक है। मस्ती से आप लोग होली मनाइए और होली के साथ साथ 1-2 घंटे का अध्ययन भी करिए, है ना। चलिए हम लोग लेते हैं क्वेश्चन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के, अब देखो हम लोगों ने अभी इसमें डिस्कस किया अभी तो वही क्वेश्चन लेते हैं कि अब इसमें देखेंगे भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिए। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। अब हम लोग ऑप्शन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन तक्षशिला ए, तक्षशिला ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी अंतरजी खेड़ा, ऑप्शन डी कड़ा मानिकपुर। हम अभी जैसे डिस्कस कर ही रहे थे क्लास शुरू करने से पहले कि हम लोगों ने किसी क्लास में डिस्कस किया था, उत्तर वैदिक काल में हम लोग इसको डिस्कस किए थे कि लोहे की खोज अब तक हो चुकी है, मतलब उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई थी। तो उत्तर प्रदेश के किस जगह पे हुई थी, उत्तर प्रदेश में भी है पर यहाँ नहीं हुई थी। तक्षशिला पंजाब, मतलब पंजाब में है पर यहाँ नहीं हुई थी। कड़े मानिकपुर जो है मध्य प्रदेश में है, यहाँ नहीं हुई थी। तो हुई कहाँ थी, अंतरजी खेड़ा में। तो 1000 ईसा पूर्व में। अब अंतरजी खेड़ा कहाँ है, यह उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। कहाँ है, एटा जिले में। और खोज कब हुई लोहे की, 1000 ईसा पूर्व, 1000 बीसी में इसकी खोज हुई थी। इससे मैंने कहा कि इस खोज के बाद, लोहे की खोज के बाद इतिहास में एक व्यापक परिवर्तन होता है, जो अन्य धार्मिक संप्रदायों का उदय हो रहा होता है। तो हम लोग इसके बाद जो क्लास करेंगे उसके बारे में अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो
जब हमने कहा कि प्राचीनतम लोहे की खोज कहाँ हुई, तो आपका उत्तर क्या होगा? अंतरजी खेड़ा। तक्षशिला में नहीं, कौशाम्बी में नहीं, कड़ामानिक नहीं, तो कहाँ हुआ? अंतरजी खेड़ा। अंतरजी खेड़ा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। इसमें खोज कब हुई थी? 1020 में। इतना 3 पॉइंट इसके अंदर दिया, रट्टा मारे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेम क्वेश्चन नहीं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? अब लोहे का प्रयोग इसमें कब शुरू हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में? ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, हालांकि मैंने इसको पढ़ाया नहीं है। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर लीजिए कि सर्वप्रथम जो है खोज लोहे की मतलब जो हुई थी, अंतरजी खेड़ा से हुई थी। हालांकि और भी जगहों से, जैसे कि मैं बताऊं आपको, अहिछत्र हो गया, अंतरजी खेड़ा हो गया, आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ, उत्तर प्रदेश। वहां भी लोहे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मथुरा में भी, रोपड़ में भी। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। श्रावस्ती है ना, काम्पिल्य आदि स्थलों पर खुदाइयों में लोहे के अवशेष मिले हैं, किंतु पहली बार कहाँ हुआ? अंतरजी खेड़ा में। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया है। इसके पहले जो क्वेश्चन आया था, ये पीसीएस 1998 में आया था। और अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो ये बीपीएससी में आया था। तो बीपीएससी में 5 ऑप्शन होते हैं। तो पहली, ये फर्स्ट टाइम प्रयोग कहाँ कब हुआ था? इन्होंने कहा 9000 बीसी। बी ऑप्शन 10,000 बीसी। ऑप्शन सी 6000 बीसी। ऑप्शन डी 5000 बीसी। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो अब आप ये बताइए, कहानी थोड़ा समझ लीजिए। 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हो जाती है, और 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में वनों की तेजी से कटाई शुरू हो। तो कटाई अब किससे, जब तेजी से कटाई शुरू होगी तो भाई किससे शुरू होगी? लोहे के बने औजारों से ही। इसका मतलब ये हो गया कि इनमें से तो कोई नहीं है। 1000 में जब खोज ही होगी तो 10,000 कैसे होगा? ये गलत। 9,000 भी गलत, 6,000 भी गलत, 5,000 भी गलत। तो ऑप्शन डी, सॉरी, ई सही हो जाएगा इसमें, है ना। दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन ई सही हो जाएगा। ये बीपीएससी 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। कब आया था ये? 2022 में। 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं, जो उपनिषद हैं, हमने पढ़ाया है कि जो उपनिषदीय पुस्तकें हैं वो किस पर आधारित है? ये कब कब आया हुआ है? यूपीपीसीएस 2002 प्रीलिम्स, यूपीपीसीएस मेंस 2004, ये 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। उपनिषदीय पुस्तकें क्या हैं? तो आप बताइए। धर्म पर, मतलब किस पे आधारित है, ऐसे कहना है कि उपनिषद किस पर आधारित है। तो हम लोग लेते हैं, उपनिषद आधारित है योग पर, ऑप्शन बी धर्म पर, ऑप्शन सी दर्शन पर, ऑप्शन डी किस पे? चिकित्सा पर। ये क्वेश्चन कब आया हुआ है? ये 2002 प्रीलिम्स यूपीपीसीएस, 2004 मेंस यूपीपीसीएस। ठीक है, ये 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो योग पर नहीं है, दर्शन पर, धर्म पर आधारित नहीं है, चिकित्सा पर आधारित नहीं है, तो है किस पे आधारित? दर्शन पर। तो यानी उपनिषदों का जो वर्णन किया गया है, उपनिषदों में दर्शन शास्त्र के वर्णन किए गए हैं। जो दर्शन शास्त्र है, मैंने बताया था कि ऋग्वेद के नास्तिक सूक्त में 6 दर्शनों का वर्णन किया गया है। तो उन्हीं दर्शनों का जो विस्तार है वो उपनिषदों में है। तो ठीक है, तो उपनिषद किस पर आधारित है? दर्शन पर। और दर्शन किस पर आधारित है? कमेंट बॉक्स में आप अगर पता है तो बताइए, तो वरना बता पूछिए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे। अब सेम ही क्वेश्चन है कि उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? ये यूपी लोअर 1998 में आया था, यूपी लोअर। ठीक है, यूपी लोअर
यूपी लोअर 1998 में आया था। सेम क्वेश्चन है, इसको नहीं बताएंगे। अगला देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? मोक्ष की मैंने बताया है, बकायदे एकदम बताया है किस में मोक्ष की चर्चा की गई है ना? मोक्ष की चर्चा किस में की गई है? किस उपनिषद में की गई है? किस वेद में की गई है? मैंने बकायदे बताया है। तो मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम किस में की गई है? चौथा क्वेश्चन, मोक्ष की चर्चा ऑप्शन ए वेदों में, ऑप्शन बी उपनिषदों में, ऑप्शन सी पुराणों में, ऑप्शन डी किसमें? ब्राह्मण ग्रंथों में। बताओ बताओ। तो वेदों में तो नहीं है, वेदों में तो नहीं है। उपनिषद, चलो ये गलत। पुराण बहुत बाद में लिखेंगे, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें। हालांकि अब देखो, इसमें एक पहले समझा दूं किस उपनिषद में है ये। अब इतना पूछ लिया गया है कि किसमें है मोक्ष की चर्चा, तो पहले किसमें की गई है? तो आंसर इसका है उपनिषदों में। अच्छा, मैं एक चीज ये बता दूं आपको कि अब तक ये पूछा है कि किस उपनिषद में, ये कब आया था यूपीपीसीएस में? 2003 में पूछा है। तो अब ये पूछा है कि किसमें मोक्ष की चर्चा सुस्पल, तो अब पूछ क्या सकता है? पूछ ये सकता है कि किस उपनिषद में। तो आपका आंसर होगा श्वेताश्वतर। श्वेताश्वतर, श्वेताश्वतर उपनिषद में श्वेताश्वतर उपनिषद में मोक्ष का वर्णन पहली बार किया गया है। मोक्ष का वर्णन पहली बार किया गया है। बात समझ आई? श्वेताश्वतर उपनिषद में सबसे पहले मोक्ष के विषय में वर्णन किया गया है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन लेंगे। आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करते चलेंगे, ठीक है? नोट करने की जरूरत नहीं, इसको बस वीडियो को आप ना डबल पे कर लीजिए से, और हेडफोन लगाइए, सुनिए, ऑप्शन देखिए, फटाफट मारते जाइए, ठीक है? ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखेंगे, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? किसका? यम और नचिकेता का। यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में वर्णन किया गया है? तो अब हम लोग ऑप्शन लेते हैं, ठीक है? ऑप्शन ए बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन बी कठोपनिषद, ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद, ऑप्शन डी, बताओ ऑप्शन डी कौन सा उपनिषद है? केन उपनिषद, बताइए। ये 4 उपनिषद हैं, चारों में से किस उपनिषद में सबसे पहली बार जो है यम और नचिकेता के विषय में लिखा गया है? ठीक है, यम और नचिकेता के संवाद का वर्णन किया गया है। ठीक, बताइए। देखिए, मैं इसका आंसर बता देता हूं। कठोपनिषद में इसका यम और नचिकेता का वर्णन किया गया। बाकी के 3 आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डिस्कस करें, बताएं कि केन उपनिषद में हमने चर्चा किया है, केन उपनिषद में क्या है, मुंडक उपनिषद में क्या है। एक एक चीज प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है? एक चीज बताएं कि बृहदारण्यक उपनिषद में क्या डिस्कस किया गया है, मुंडकोपनिषद में क्या डिस्कस किया गया है, केन उपनिषद में क्या डिस्कस किया गया है। इसके बारे में जरूर आप लोग बताएं।
वीडियो में ना थोड़ा सा शोर आ रहा होगा, है ना, क्योंकि आज होली है तो बुरा नहीं मान रहे हैं लोग, है ना, इसलिए शोर हो रहा है। तो हमने कहा बृहदारण्यक उपनिषद में, इसमें भी किसी का डिस्कस हुआ है, किसी किसी मतलब किनका किनका संवाद है, हमने बताया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कठोपनिषद के बारे में बताइए, है ना, कठोपनिषद तो सही है, ठीक है ना। यम और नचिकेता का संवाद कठोपनिषद में है। मुंडक उपनिषद में भी क्या है, जो हमने बहुत अच्छे से बताया था, आप लोग बहुत बार पढ़े भी होंगे। केन उपनिषद के बारे में भी उन्होंने बताया है। इन तीनों के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। ठीक, चलो अच्छा बता देता हूं। इसमें याज्ञवल्क और गार्गी का संवाद है इसमें, और मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते। याज्ञवल्क, याज्ञवल्क एवं गार्गी संवाद, गार्गी संवाद, ठीक है। और कठोपनिषद में, कठोपनिषद में क्या, कठोपनिषद में हमने बताया अभी। मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव, सत्यमेव जयते कहाँ लिखा रहता है, पैसवा में नहीं देखते हो। और केन उपनिषद के बारे में कम से कम एक तो बताना भाई प्लीज, ठीक है। चलो अब अगला हम लोग देखेंगे। अगला अगला क्या है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। अश्वपति, ये हालांकि हम कुछ राजाओं के बारे में डिस्कस किए थे, प्रमुख राज्यों के बारे में कि कौन कौन सा कहाँ कहाँ। तो जो उपनिषद काल के, इसको मैं एक बार समझा देता हूं। उपनिषद काल के जो प्रमुख राजा थे, उपनिषद काल में जो अश्वपति शासक थे, जो राजा अश्वपति थे, एक राजा थे उनका नाम था अश्वपति, मतलब घोड़ापति। घोड़ापति कहाँ के शासक थे, उनके उनका पूछा है। तो काशी के थे, कैकेय के थे, पांचाल के थे, या विदेह के थे। तो ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 6 विदेह, ऑप्शन नंबर बी कैकेय, जहां की कैकेयी थी, विदेह जहां की माता सीता थी, जनक, है ना। ऑप्शन सी कौशल, ऑप्शन डी काशी। कहां के थे भाई, कहां के थे बताइए। तो काशी के थे कि कौशल के थे कि विदेह के थे, तो ये कहां के थे, कैकेय के थे। यहाँ के बारे में आप लोगों को मैंने बताया है, मैं बार बार फिर से बताऊंगा क्योंकि वक्त बहुत लगेगा, इसलिए इसे आप देखें। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ये कैकेय, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे। आरंभिक, ये क्वेश्चन कब आया था एक बार देख लें। प्रीलिम्स, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 1999, 1999। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। अब मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि जो आरंभिक वैदिक काल था उसमें सबसे ज्यादा किस नदी के बारे में चर्चा की गई है, तो वह नदी कौन थी, बताइए बताइए। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी। ये आईएएस 1996 में पूछा है, आईएएस प्रीलिम्स 1996। ऑप्शन ए सिंधु नदी, देखो ध्यान दीजिएगा किस नदी की सर्वाधिक चर्चा हुई है, सिंधु नदी, ऑप्शन बी सरस्वती नदी, ऑप्शन सी रावी या परशुड़ी, ऑप्शन डी वितस्ता या विपाशा ले लो, विपाशा, ठीक है, इसको परशुड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सी नदी थी जिसकी सर्वाधिक चर्चा हुई है, सबसे जो पवित्र नदी थी वो सरस्वती थी, सबसे जिस नदी के सबसे ज्यादा चर्चा किया गया वो सिंधु नदी है। रावी नदी ऐसी है जिस नदी के किनारे दशरथ युद्ध हुआ था। विपाशा नदी, विपाशा किस व्यास नदी का प्राचीन नाम है, ठीक है। तो
ये सर्वाधिक बार इसका जिक्र किया गया है, सर्वाधिक बार किसका? सिंधु नदी का। सबसे पवित्र नदी, पवित्र नदी ये सरस्वती। दसराग युद्ध, दसराग युद्ध रावी नदी किनारे। विपाशा परुषण, विपाशा व्यास नदी का प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ज्यादा देखो टाइम लगेगा तो फिर मतलब इतने बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगा मैं, तो कम से कम हर दिन 10 से 15 क्वेश्चन तो मैं लेता ही चलूं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है आईएएस प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स 1996 में पूछा गया है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? मतलब अस्किनी जो है किस नदी का प्राचीन नाम है? अस्किनी। ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी चेनाब, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी गंगा। ऑप्शन डी गंगा। तो हमने बताया रावी का नाम क्या है, प्राचीन नाम? रावी का प्राचीन नाम क्या है बताओ? परुषणी। चेनाब का प्राचीन नाम अस्किनी, अस्किनी। गंगा का नाम गंगा ही है प्राचीन काल में भी। सिंधु का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इसका नाम परुषणी है। कुछ काम आप लोग भी करें, सब हम ही बता दें, ठीक है। इतना हुआ, ठीक। ये क्वेश्चन ये कब पूछा गया क्वेश्चन? यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2010 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7, है ना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेंगे। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? मतलब कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका उल्लेख अफगानिस्तान में तो किया गया है, लेकिन उनका उस नदी का संबंध आर्यों से भी है। तो कौन सी नदी है बताइए? अस्किनी है, परशुणी है, कुभाक्रुमु है, विपाशा है, शतुद्री है। बताइए बताइए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपी पीसीएस 2010 में। जिसके पहले वाला क्वेश्चन था वो भी तो जीआईसी, यूपी पीसीएस जीआईसी 2010 में पूछा था। तो अब हम लोग 8वां क्वेश्चन लेंगे। ऑप्शन ए हमने पढ़ाया है, ये कुभा और क्रुमु, पहली क्लास में पढ़ाया है, कुभा और क्रुमु। दिख नहीं रहा होगा, मुझे नहीं दिख रहा तो आपको कैसे दिख रहा होगा? कुभा क्रुमु, बी अस्किनी। अरे यार सारे के सारे अस्किनी। कुभा क्रुमु अस्किनी, अस्किनी परशुणी विपाशा। तो इनमें से हमने पहले ही क्लास में बताया था बकायदे। तो बताइए बताइए। चलिए ठीक है, तो इसका ऑप्शन अब देखिए, अस्किनी चेनाब नदी है तो अफगानिस्तान में तो बहती नहीं है, तो ये नहीं होगी। विपाशा ब्यास नदी है, कहाँ बनती? पंजाब में, तो अफगानिस्तान में नहीं, तो ये भी नहीं है। परशुणी, रावी नदी को परशुणी बोलते हैं।